पुराने जमाने की बात है श्रोताओं। एक नगरी में एक राजा राज किया करते थे। राजा काफी दिनों से राज करते हुए अपने राज शासन को चला रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा की उम्र ढल चुकी तो ढलती हुई उम्र पर भगवान की कुदरत ऐसी होती है कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा को बड़ी खुशी हुई कि मुझे पुत्र हुआ है। राजा ने अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुलवाकर उस राजकुमार का नामकरण करवाया। विद्वान पंडितों ने राजकुमार का नाम धीरचंद रखा। उसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। धीरचंद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी उम्र खेलने कूदने की हुई तो वह खेलता हुआ उस कुम्हार के घर पर चला गया। उस कुम्हार के भी राजकुमार के जितना उम्र वाला एक लड़का था, उसका नाम था गजपत। खेलते खेलते राजकुमार गजपत कुम्हार के घर पर चला जाता है और गजपत को देखकर राजकुमार कहने लगा कि भैया आप कौन हो? गजपत कहने लगा, मेरे पिताजी कुम्हार हैं और अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं। धीरचंद जो राजा का लड़का था वो गजपत से कहने लगा कि प्रिय मित्र, आप मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे एक खिलौना दे दो, मैं आपको उसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगा। गजपत ने कहा, जब आप मेरे मित्र हो चुके हो दोस्त, तो आपसे कैसे पैसे लेता हूँ? मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे घर पर चलिए, मैं अपने पिताजी से कह करके आपको मुफ्त में ही खिलौने दे दूंगा। गजपत के पिता ने कई तरह के खिलौने बना बना करके रख रखे थे। गजपत ने उनमें से एक हाथी धीरचंद के लिए दान में दे दिया। उसी दिन से राजा का लड़का धीरचंद कुमार के लड़के गजपत से दोस्ती कर बैठा और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे और उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई कि अब तो एक दूसरे के बिना वो दोनों खाना नहीं खाते। तो चलिए श्रोताओं, आगे गजपत और धीरचंद राजा की कहानी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। कहानी को ध्यान से और पूरा सुने और जो भी श्रोतागण हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। धीरचंद और गजपत दोनों भ्रमण करने के मकसद से एक घोड़े पर सवार होकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंच करके वो सभी प्रकार की नदी, पर्वत, तालाब, झरने सब का भ्रमण करते हैं और वहीं पर अपने तीर बाणों से शिकार करके भोजन बना करके खाते हैं। धीरचंद और गजपत कुम्हार का लड़का दोनों इसी प्रकार से अपने समय को व्यतीत करते हैं। एक दिन घूमते हुए वो एक सरोवर की तीर पर पहुंच जाते हैं। उस सरोवर की तीर पर उन्हें अंधेरा हो जाता है। रात्रि होने पर वो अपने घोड़े को उस सरोवर की तीर पर टहलने के लिए छोड़ देते हैं और वो दोनों उसी सरोवर की तीर पर आराम करने लगते हैं। अब क्या होता है श्रोताओं, उसी सरोवर की तीर पर एक बहुत बड़ा वृद्ध बरगद का पेड़ था जो काफी सालों पुराना था। उसकी जटाएं बहुत लंबी लंबी फैली हुई थी, मानो उस वृक्ष को देखकर ही डर लगने लगे। दोनों ने उसी पेड़ के नीचे अपना बिस्तर किया और रात्रि के समय में सो जाते हैं। अब क्या हुआ प्रिय बंधुओं, ध्यान से सुनना। उसी वृक्ष से एक काला सर्प जो दिन में उस खोखले में बैठा हुआ रहता और रात्रि के समय में किसी दूसरे नगर में जाकर के उस नगर के प्रत्येक घर में से एक एक आदमी को रोजाना डस करके आता था। उस काले सर्प का नियम था, वो दूसरे नगर में जाता और उसमें से एक व्यक्ति को मार करके वापस लौटता। लेकिन श्रोताओं, उस सर्प की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसके पास में एक प्रकाश देने वाली मणि थी। जब सर्प बूढ़ा हो जाता है तो उसके माथे से मणि निकलने लगती है और जब मृग बूढ़ा हो जाता है तो उसकी नाभि में एक कस्तूरी
जो बहुत ही सुगंधित पदार्थ की बनी हुई होती है। बहुत ही ज्यादा सुगंध देने वाली कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, जिसे सूंघ करके मृग इधर उधर दौड़ लगाता है और सोचता है कि ये सुगंध कौन से घास में से आ रही है जिसे मैं खा सकूं। और जब हाथी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क में से मोती निकलने लगते हैं। श्रोताओ, वो काला सर्प रात्रि के समय में उस खोखले में अपनी मणि को रख करके और उसी नगर में किसी व्यक्ति को डसने के लिए चला जाता है। इधर क्या होता है, राजकुमार को तो नींद आ जाती है, लेकिन जो कुम्हार का लड़का था गजपत, उसको नींद नहीं आती। गजपत उस मणि को देख करके सोचने लगता है कि ये तो किसी सर्प की मणि है। अगर मैं इसको सीधा ही उठा करके लाता हूँ तो सर्प मुझे छोड़ेगा नहीं और मार देगा, इसलिए मुझे पहले सर्प को मारना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार की म्यान में से कुम्हार के लड़के ने तलवार को खींच लिया और उसी बरगद की जटाओं में छुप करके बैठ गया। जैसे ही वो सर्प दूसरे नगर में किसी एक इंसान को डस करके वापस आया तो कुम्हार का लड़का सावधान हो जाता है कि सर्प फुंकार मारता हुआ आ रहा है और इसको आज मुझे मारना है। जैसे ही वो सर्प उस खोखले में घुसने के लिए तैयार होता है तो तुरंत कुम्हार का लड़का उस तलवार से उस पर वार कर देता है और उस सर्प की मृत्यु हो जाती है। सर्प को मारने के पश्चात कुम्हार का लड़का जो गजपत था वो उस मणि को अपने हाथ में रख लेता है और तुरंत अपने प्रिय मित्र राजकुमार राजा के बेटे धीरचंद को जगा देता है और कहने लगता है कि सुनो राजकुमार, मेरे तो ये मणि किसी काम की नहीं है, लेकिन आप भविष्य के हमारी नगरी के राजा हो, आपको ये मणि अवश्य लेनी चाहिए। मणि को देख करके राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि ये मणि तो बड़ी ही काम की है। श्रोताओं, कुछ समय पश्चात सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होने पर राजकुमार और कुम्हार का लड़का दोनों किसी दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए अपना मन बनाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कन्या रोती हुई बिलखती हुई उसी सरोवर के तीर पर आ जाती है। दोनों को देख करके लड़की कहने लगी कि सुनो, आप कौन हो? आपको मेरी रक्षा करनी है। राजकुमार कहने लगा कि सुनो कन्या, आप बड़ी सुंदर हो और आप इस प्रकार से क्यों रो रही हो? आप हमें कारण बताएं कि आप क्यों रो रही हो, हम आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। लड़की कहने लगी कि हे महाराज, मैं यहीं के नगर के राजा की लड़की हूँ और ये सर्प हमारे नगर में जाकर के रोजाना एक घर को नष्ट कर देता है। एक घर में से कम 2-3 व्यक्तियों की मौत करके आता है। इस सर्प ने मेरी माता और मेरे पिता दोनों को डस करके मार दिया है और आज मेरी बारी है। आज रात को ये मेरे घर पर आएगा और मुझे डस करके जाएगा। राजा का लड़का कहने लगा कि आप चिंता मत करो, हम आपकी इस सर्प से रक्षा अवश्य करेंगे। लड़की कहने लगी कि आप इस सर्प से अगर मेरी जान बचा दें तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, क्योंकि उस लड़की को पता था कि यह सर्प इच्छाधारी है, इसके पास में मणि है, इसको जो भी मारने के लिए आता है यह सर्प उस व्यक्ति को पहले ही मार देता है। लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था कि इस सर्प को तो कुम्हार के लड़के गजपत ने ही मार दिया। राजा का लड़का उस कन्या की बात को सुनकर कहने लगा कि हम आपको वचन देते हैं कि आज रात के समय में आपके पास में ये सर्प बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर ये सर्प आपके पास में आज रात्रि के समय पर नहीं आए तो कल इसी सरोवर के तीर पर आप मुझसे मिलने आ जाना। रात्रि का समय हुआ, कन्या डरती हुई अपने पलंग पर सो जाती है। कन्या को नींद नहीं आती कि क्या पता सर्प मुझे आकर के डस जाए। कन्या ने सारी रात जाग करके निकाल दी। जब सर्प नहीं आया और सूर्योदय हो गया तो कन्या प्रसन्न हो उठी और दौड़ी हुई उसी सरोवर के तीर पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आप दोनों राजकुमार मेरे घर पर चलिए, मैं इस नगर के राजा की लड़की हूँ, मेरे माता पिता को तो इस सर्प ने डस लिया है और आपने मेरी इस सर्प से रक्षा की है,
तो आप मेरे घर पर अवश्य चलिए। राजा का लड़का और कुम्हार का लड़का दोनों उस सुंदर कन्या के घर पर उसके महलों में पहुंच जाते हैं। महलों में ले जाकर वो कन्या उनका बड़ा आदर सम्मान करती है, भोजन ग्रहण करवाती है और वो कन्या उन दोनों राजकुमारों से कहने लगती है कि हे राजकुमारों, आपने किस प्रकार से मेरी रक्षा की है। तो राजकुमार कहने लगा कि सुनो राजकुमारी, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आप मुझसे विवाह करने वाले हैं। पहले आप मुझसे विवाह करिए, उसके पश्चात मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। उस लड़की ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार राजकुमार से विवाह किया। तब जाकर राजकुमार ने कहा कि सुनो, ये तो जो कुमार का लड़का है ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मेरे भाई से भी बड़ा है और इसने आपकी रक्षा की है। इस प्रजापति ने उस सर्प को मार करके इस सारी नगरी को बचा लिया है। मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे पता नहीं था कि रात्रि के समय में कब इसने मेरी तलवार से और उस सर्प के 2 टुकड़े कर दिए और उसके पास में जो मणि थी उसको भी हमने हमारे कब्जे में कर लिया। दूसरे दिन क्या होता है श्रोताओं, राजकुमारी अपने नगर के पास में एक नदी बहा करती थी। उस नदी पर स्नान करने के लिए जाती है। तो जैसे ही सुबह सुबह का वक्त था, राजकुमारी उस नदी पर स्नान करने के लिए गई तो एक दूसरे राज्य का एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के उस नदी के किनारे से निकल रहा होता है। राजकुमार उस लड़की को देख करके उस पर मोहित हो जाता है और घस खा करके गिर जाता है। बेहोश हो जाता है राजकुमार उस कन्या की सुंदरता को देख करके। इतनी ही देर में वो लड़की तो नहा धो करके वापस, उसे पता नहीं था कि कोई राजकुमार उसकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो गया है। वो लड़की अपने कपड़े आदि को पहन करके पुनः अपने महलों में आ जाती है। उधर उस राजकुमार को जैसे ही होश आया तो तुरंत अपने घोड़े को अपने राज्य में ले जाता है और सिर्फ एक ही बात रटने लगता है कि बहुत सुंदर थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। प्रत्येक 10 मिनट में राजकुमार अपने पिताजी के सामने यही शब्द गुनगुनाता रहता कि बहुत सुंदर थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे रटते रटते वो राजकुमार उस लड़की की सुंदरता को देख करके पागल सा हो गया। राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया लेकिन उसे कोई ठीक नहीं कर सका। जब सभी ने हार मान ली और उस राजकुमार की बीमारी का कोई इलाज नहीं कर पाया तो राजा ने घोषणा करवाई कि इस नगर में कोई भी अगर मेरे लड़के की बीमारी को मिटा देगा मैं उसे 5 गांव इनाम में दे दूंगा। लेकिन श्रोताओं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी बीमारी का पता लगा सके। उसके मुंह में तो सिर्फ 2 ही बात रहती कि बहुत सुंदर थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। सभी राज्यवासी बड़े दुखी थे, राजा भी बहुत दुखी था। तभी राजा ने अपने नगर की 2 दूतियों को बुलवाया और दोनों दूतियां जब राजा के सामने प्रस्तुत हुई तो राजा ने पहली दूती से पूछा कि हे दूती, आप क्या काम कर सकती हो। दूती कहने लगी कि महाराज, मैं इस आसमान में, मैं इस अंबर में छेद कर सकती हूँ। बोला ठीक है। दूसरी दूती को बुलवाया कि तू क्या कर सकती है। दूसरी दूती कहने लगी कि महाराज, जिस अंबर में ये छेद कर सकती है मैं उसी अंबर में पाती लगा सकती हूँ। राजा सोचने लगा कि छेद तो कोई भी कर देगा लेकिन अंबर में पाती कैसे लगाएगा, ये दूती तो बड़े काम की है। उसी दूती को राजा ने बुलवाया और उससे कहने लगा कि जा मेरे बेटे का इलाज कर दे, मैं तुझे 5 गांव इनाम में दे दूंगा। दूती राजकुमार के पास में पहुंचती है तो राजकुमार तो एक ही बात को रटे हुए बैठा था कि बहुत सुंदर थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। दूती ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और राजकुमार से कहने लगी कि ये सपना आपने कहाँ पर देखा, मुझे आप उसी स्थान पर लेकर चलो। घोड़े पर सवार होकर के दूती और राजकुमार उसी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कन्या रोजाना स्नान करने के लिए आती थी। राजकुमार को लेकर के दूती रात भर उसी स्थान पर बैठ जाती है और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वो कन्या उसी प्रकार से उस नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए आई। तो दूती भी उस कन्या की सुंदरता को देखकर एक बार तो चकित रह गई, लेकिन तुरंत उसे याद आया कि राजकुमार को ये लड़की बतानी चाहिए, क्या पता यही वो लड़की हो
जिसे देखकर राजकुमार का दिमाग सटक गया है। दूती ने तुरंत अपने राजकुमार को बुलाया और कहा कि देखिए, यही लड़की तो नहीं थी। राजकुमार ने तुरंत हाँ कर दिया कि बस मुझे यही चाहिए और मैं इसी से विवाह करना चाहता हूँ। श्रोताओं, दूती ने अपना जाल बिछाया और उस लड़की को अपनी जादू से उसी स्थान से अपने कब्जे में कर लिया और कब्जे में लेकर के अपने घोड़े पर बिठाया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। राजा का लड़का अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, मुझे इसी लड़की से विवाह करना है। लड़की कहने लगी कि हे राजन, आपने मेरे साथ में धोखा किया है, मुझे छल पूर्वक यहाँ पर बंदी बनाया गया है। इस प्रकार से मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने एक राजकुमार से विवाह कर लिया है, मैं उसी की पत्नी हूँ। अगर वो 6 महीने के अंदर मुझे यहाँ से नहीं लेकर के गया तो मैं आपके राजकुमार के साथ में विवाह अवश्य कर लूंगी। श्रोताओं, जब राजकुमारी स्नान करके वापस नहीं लौटती है तो कुम्हार का लड़का और राजा का लड़का दोनों चिंतित हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि राजकुमारी रोजाना स्नान करके वापस जल्दी ही आ जाती थी, आज आई क्यों नहीं। कुम्हार के लड़के ने कहा कि हमारे पास में जो सर्प मणि है वो क्या काम आएगी, हमें उस सर्प मणि से लड़की का पता लगाना चाहिए कि राजकुमारी कहाँ पर गई है। उसी मणि को और राजकुमार ने पूछा कि हे मणि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मेरी जो पत्नी थी, जो राजकुमारी थी, वो कहाँ पर चली गई। तुरंत मणि ने अपना प्रभाव दिखाया और उसी रास्ते से उस राजकुमार और कुम्हार के लड़के को उसी लड़की के पास में पहुंचा दिया जहां पर वो बंदी बनी हुई बैठी थी, जहां पर उसने उस राजा से 6 महीने का समय मांगा कि 6 महीने तक मेरा पति मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं आपके बेटे से विवाह कर लूंगी। जब कुम्हार के लड़के और राजा धीरचंद ने उस कन्या से पूछा कि आपको यहाँ पर कैसे लाया गया, तो उस कन्या ने सारी कहानी अपने पति और उस पति के मित्र कुम्हार के लड़के को सुना दी। तुरंत ही राजकुमार ने अपनी मणि से कहा कि हम तीनों को यहाँ से उसी जंगल में ले जाया जाए जहाँ से हमने आपको उठाया था। मणि ने तुरंत तीनों को वहां से उड़ाया और उसी सरोवर के तीर पर ले जाकर के छोड़ दिया जहां से मणि को उन्होंने लिया था। अब क्या हुआ श्रोताओं, उन सभी का काम संपूर्ण हो गया और उन्होंने मणि को उसी बरगद की जड़ों में गाड़ दिया कि ये किसी के कोई काम ना आ सके, क्योंकि वो मणि इतनी ताकतवर थी कि किसी भी राजा के राज को छीना जा सकता था, किसी भी आदमी को उसके प्रभाव से मौत के घाट उतारा जा सकता था। इसलिए कुम्हार के लड़के ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे उस मणि को जमीन में गाड़ दिया था और राजकुमार, राजकुमारी तथा उनका मित्र कुम्हार का लड़का तीनों चल देते हैं और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। रात होने पर वो एक वृक्ष के नीचे पुनः आराम करने लगते हैं और उसी वृक्ष पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे जो उनकी भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो श्रोताओं, उन तीनों की क्या भविष्यवाणी होती है, ये कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे और अगले भाग में जब बताएंगे जब आप कमेंट में कहोगे कि हमें आगे की कहानी सुननी है। तो चलिए श्रोताओं, आपकी सहमति से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।